बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, विजय वर्मा। तो उनको विटिलिगो है, उन्होंने ये सब जगह एक्सेप्ट भी किया उन्हें विटिलिगो है, और वो कहते हैं कि मैं केवल अपनी जब मूवीज़ की शूट कर रहा होता हूँ, तब मैं इसको कंसील करता हूँ कंसीलर से, जिससे कि लोगों का ध्यान मेरी एक्टिंग पे रहे, वो लोगों का ध्यान व्हाइट स्पॉट पे ना रहे। पर जब मैं नॉर्मल पब्लिक इवेंट्स में होता हूँ, तो मैं इसको कंसील नहीं करता हूँ। कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई? ऐसे मेरे शरीर में क्या चीज़ें हो गई? किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ऐसा कि उसने मिल्क के बाद फिश खाने से उसको हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाने पीने की किसी भी चीज़ से सफ़ेद दाग का कोई लेना देना नहीं है। नहीं। आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि ज़्यादातर कंट्रीज़ जैसे कि चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, वहाँ तो लोग नॉनवेज ही खाते हैं। हाँ। वहाँ वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि अभी हमने कोल्ड कॉफ़ी पी है, मिल्क पिया है, तो हम इसके बाद फिश खाएँगे या प्रॉन खाएँगे या कुछ खाएँगे। तो इस तरह तो वहाँ के सभी लोगों को सफ़ेद दाग हो जाना चाहिए। इतना आसान नहीं है। तो इसके सिम्पटम्स हम कैसे पहचानें अगर किसी में सिंपल दिखाई सा दे रहे तो? सिम्पटम है कि इसके जब पैचेस चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, वो मिल्की वाइट कलर के होंगे, मतलब वो ऑफ वाइट नहीं होंगे, प्योर वाइट होंगे। ओके। और वो किसी भी जगह स्टार्ट हो सकते हैं, उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है। स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें विटिलिगो ज़्यादा फैलता हाँ, है? बिल्कुल है। तो मान लीजिए कि 100 लोगों को विटिलिगो हुआ, तो उनमें से 50 ऐसे होंगे जिनकी एज 20 से कम होगी, यानी मोर देन 50% केसेस तो 20 से कम वाले होंगे। 20 से 30 की एज ग्रुप वाले 25 और होंगे। बाकी बचे 25-30 से ऊपर वाले में कहीं भी हो सकते हैं। तो यंग एज में ये ज़्यादा कॉमन है। तो अगर अर्ली स्टेजेस में विटिलिगो पकड़ लिया जाए तो कितने चांसेस है कि पूरी तरह से ठीक हो सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में पाया गया है कि जिनका विटिलिगो फेस पे और नेक पे हो, वो बहुत ईज़ी माना जाता है, होंठ के अलावा। होंठ मुश्किल है। ठीक है। ऐसे में तो अगर 100 लोगों का इलाज पहले 6 महीने 1 साल में शुरू हो जाए, तो मोर देन 80 टू 90% केसेस अगले 1 साल में ठीक हो जाते हैं। आपने जैसे कहा कि फेस पर या नेक पर अगर विटिलिगो होता है तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा इजी है रादर देन अलग-अलग बॉडी नहीं, पार्ट्स पे। ज़्यादातर एरियाज़ का ईज़ी है। Easy मैं है। मुश्किल एरियाज़ बता देता हूँ। हाँ। मुश्किल एरियाज़ में होते हैं एक तो पाम, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उससे थोड़ा कम मुश्किल होता है हमारा फिंगर्स, इंक्लूडिंग सोल एंड टोज़ का फिंगर्स दोनों। यानी टोज़। इसके अलावा तीसरा होता है होंठ। इसके अलावा कोहनी ठीक है। और घुटने, यानी जो रगड़ वाले एरियाज़ हैं और जो हड्डी वाले एरियाज़ हैं, ये मुश्किल है, और ये मोटी स्किन वाला एरिया मुश्किल है। स्टेरॉइड्स की आपने बात की तो इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? अगर किसी के बहुत तेज़ी से फैल रही है बीमारी, तो ऐसे में शुरू में कुछ दिन के लिए स्टेरॉइड्स पे डालना पड़ता है, खाने की स्टेरॉइड्स पे, और फिर उसको नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स पे शिफ्ट किया जाता है। चाहे वेट गेन होना, आगे जाके डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाना हाई होने का, या फिर आपके बॉडी में स्वेलिंग और स्ट्रेच मार्क्स आ जाना, और भी छोटे-मोटे रिस्क हैं। कि विटिलिगो अगर किसी को है तो उन्हें डू एंड डोंट्स किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या किस रीज़न से कई बार बढ़ भी सकता है? किसी को ऑलरेडी विटिलिगो था और उसको सन बर्न हो जाए, मतलब कहीं वो घूमने गया और उसको सन बर्न हो गया, मतलब एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो गया, या उसको कोई खरोंच लग गई या उसको कोई चोट लग गई, तो उस जगह पे व्हाइट स्पॉट फिर से शुरू हो सकता है, या कोई पुरानी चोट का निशान व्हाइट स्पॉट में कन्वर्ट हो सकता है। इंडिया में लगभग 1 से 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस वक्त विटिलिगो से अफेक्टेड है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि एक तरह का स्किन कंडीशन होता है जिसकी वजह से शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ने लगते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम को लेकर के हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा टैबू है, बहुत सारे मिथ्स भी है इसके अराउंड में, स्पेशली खाने पीने से रिलेटेड। आपने अक्सर सुना होगा कि मछली और दूध एक साथ खाओगे तो बॉडी में सफ़ेद दाग पड़ने लगेंगे। इसी के अराउंड में और भी बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने आज इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम इस स्किन डिसऑर्डर यानी कि विटिलिगो पर बहुत ही डिटेल में बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवजोत अरोड़ा जो कि डर्मैट हैं, डर्मा हील क्लिनिक और मणिपाल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर, और इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए हमने इस सेशन को इसीलिए ही ऑर्गेनाइज किया है ताकि सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके बहुत इंपॉर्टेंट। कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है, और इसके अराउंड में जो इतने सारे मिथ्स हैं हम उन्हें तोड़ करके जो रियलिटी है वो लोगों तक पहुंचा सके। करेक्ट। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि विटिलिगो को अगर किसी को समझना हो क्या है, क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही प्रॉब्लम, मतलब दिमाग में चीज़ें आती हैं कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई, ऐसे बिल्कुल मेरे सही शरीर बात है। में क्या चीज़ें हो गई, क्या तो विटिलिगो क्यों होता है? देखिए, जैसे थायराइड की बीमारी है, वो कभी भी किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है,
वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब हमारी इम्यूनिटी जब हमारे ही थायराइड ग्लैंड का नुकसान करने लगती है। इसी तरह सफ़ेद दाग की बीमारी में हमारी इम्यूनिटी हमारे ही कलर बनाने वाले सेल्स को मारने लगती है। जैसा कि आपने बहुत सही बोला कि ये मिथ्स बहुत हैं हमारे इंडिया में। देखिए है ही, क्योंकि ये बीमारी दिखती है। हाँ। किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ऐसा कि उसने मिल्क के बाद फिश खाने से उसको हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, ये खाने-पीने की किसी भी चीज़ से सफ़ेद दाग का कोई लेना-देना नहीं है। नहीं है। आप इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझिए कि ज़्यादातर कंट्रीज़ जैसे कि चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, वहाँ तो लोग नॉन-वेज ही खाते हैं। हाँ। वहाँ वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि अभी हमने कोल्ड कॉफ़ी पी है, मिल्क पिया है, तो हम इसके बाद फिश खाएँगे या प्रॉन खाएँगे या कुछ खाएँगे। हुँ, तो इस तरह तो वहाँ के सभी लोगों को सफ़ेद दाग हो जाना चाहिए। हुँ, इतना आसान नहीं है। तो पहली बात तो इसको खाने-पीने की चीज़ों से रिलेट करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस कारण से कई बार पेशेंट हमारे पास इलाज कराने भी बहुत लेट आते हैं, क्योंकि वो अपना डाइट ही सही कर रहे होते हैं, हुँ, जबकि उसका कोई रोल है नहीं और उतनी देर में उनका सफ़ेद दाग और फैल चुका होता है। ओके। दूसरा, आपने बात बहुत सही बताई कि ये केवल 1% पॉपुलेशन को होता है या 100 में से 1 को होता हुँ, है। अब लोगों को ये लगता है कि अगर 1 को हो गया है तो उससे छूने से हमें ये फैल फैल सकता है, सकता है। जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने बोला ऑटो इम्यून, तो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, तो इसके कारण वो दूसरों को नहीं फैल सकती। हुँ, इसीलिए जब विटिलिगो का पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है तो हमारा पूरा इस बात पे ध्यान होता है कि हम उसके साथ एटलीस्ट एक हैंडशेक करें, जिससे उसको इस चीज़ का एहसास हो कि हाँ भाई, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो नहीं। रहा। तो विटिलिगो में एक और बात है कि लोग कहते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स को विटिलिगो है तो उसके बच्चे को विटिलिगो होगा ही होगा। ओके, ऐसा नहीं है। ये भी सच्चाई है। नॉर्मल पॉपुलेशन में मान लीजिए 100 में से 1 को विटिलिगो हो रहा हुँ, है, हुँ, तो जिनके फैमिली में विटिलिगो है उनमें से 100 में से 5 को हो जाएगा, और अगर दोनों पेरेंट्स को विटिलिगो है तो 100 में से 7 को हो जाएगा। तो ओके। तब भी 93 या 95 को नहीं हो रहा है। तो उस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे पास मैरिज काउंसलिंग के लिए फीमेल्स हुँ, या मेल्स आ जाते हैं कि मेरी जिनसे शादी हो रही है, उनके फैमिली में विटिलिगो है। तो मेरा ये सवाल होता है कि आपने क्या ये पूछा कि उनके फैमिली में कैंसर की क्या हिस्ट्री है? हाँ, उनकी फैमिली में हार्ट अटैक की क्या हिस्ट्री है? वो तो पूछा नहीं जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी, जिनसे एक्चुअली में लाइफ़ और डेथ का डिसीज़न होता है। हुँ, और आप कलर वाली बीमारी के बारे में सोच रहे हो, जिसका वैसे ही परसेंटेज बहुत कम है। कम है। तो हमारे मेंटालिटी की प्रॉब्लम है कि हम कलर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि ये कोई मानसिक रूप से पेशेंट को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि हम उसको परेशान कर रहे हैं बार-बार डिस्क्रिमिनेट करके। एग्जैक्टली आपने डॉक्टर जैसे कहा कि ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ लड़ती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विटिलिगो के फॉर्म में डेवलप हो रहा है बॉडी में, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कोई रीजन है? स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ऐसे बहुत डिसऑर्डर्स हैं। हम्म, छोटे बच्चों में भी, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, हम्म, कि जल्दी डायबिटीज़ का ऑनसेट हो जाना, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कोई ओके, जेनेटिक्स में ज़रूरी नहीं है किसी के हो। हम्म, थायराइड की बीमारी ऑटो हम्म, इम्यून डिसऑर्डर है, अस्थमा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हम्म, कई तरह के स्किन के एक्जिमा, एलर्जी, सोरियासिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। हेपेटाइटिस कई तरह का ऑटो इम्यून होता है, जिसमें पेशेंट ने कभी अल्कोहल नहीं ली, फिर भी उसका लिवर खराब हो खराब जाता हो है। जाता है। तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, कम से कम हज़ारों बीमारियाँ होंगी ऐसी। लेकिन ये एक वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ है। तो इसीलिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है, उसमें बीमारियों में हमेशा इन्फेक्शन पढ़ाए गए हैं। हाँ, ऑटो इम्यून वर्ड पढ़ाया ही नहीं गया। नहीं गया। तो ये जनरल पब्लिक के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्या बीमारी है, ऐसा थोड़ी हम्म, होता होगा। तो ये मैं आई सोचता हूँ थिंक कि ऐसा हाँ, ज़रूर होना चाहिए कि हमारे करिकुलम में ऑटो इम्यून वर्ड हर साल थोड़ा पिंच ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल। जिससे कि 12th तक बच्चों में ये मेंटालिटी डेवलप होगी, ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं और वो इसको सीरियसली ले सकें। एग्जैक्टली अगर बेस लेवल से ही हम लोगों को एजुकेट जिस करना तरह अवेयर करना टाइफाइड पता शुरू है, जिस तरह करेंगे। डेंगू पता है कि वो मच्छर से फैलता है, मलेरिया के बारे में इतना बड़ा हम्म, टॉपिक होता था बचपन में, तो इसका भी हाँ, एक टॉपिक होना ऑटो इम्यून चाहिए। डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, जी, बिल्कुल। विटिलिगो पर ही आते हैं, जी। इसे जैसे आम जो सोसाइटी में सफ़ेद दाग बोलते हैं लोग, तो इसके सिम्पटम्स हम कैसे पहचानें, अगर किसी में सिंपल दिखाई सा दे रहे तो? सिम्पटम है कि इसके जब पैचेस चाहे छोटे हों, हाँ, चाहे बड़े हों, वो मिल्की व्हाइट कलर के होंगे, मतलब वो ऑफ व्हाइट नहीं होंगे, प्योर व्हाइट होंगे। ओके, और वो किसी भी जगह स्टार्ट हो सकते हैं, उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है। नहीं है। ऑब्वियसली निशान जब पहली बार दिखेगा, पेशेंट को छोटा दिखेगा, हो सकता है वो इग्नोर करे। हुँ, हुँ, हो सकता है उसे लगे कि चलो ठीक है, कोई चोट-वोट लगी होगी, कोई सनबर्न हुआ होगा। हुँ, लेकिन अगर वो प्योर व्हाइट है और वो धीरे-धीरे साइज़ में बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है। ओके। तो सिम्पटम्स जो हैं वो अगर हमें दिखाई दे रहे हैं कि स्किन में कहीं भी अलग और से एक पैच दिख रहा है, और इसमें कोई खुजली, जलन, दर्द नहीं होता कुछ है। नहीं होता है ये।
तो जो स्किन पैचेस आप बता रहे हैं वो एक ही पार्ट में हो सकता है या अलग अलग हिस्सों में भी हो सकता है? कहीं भी हो सकते हैं और एक साथ कई सारे भी हो सकते हैं और हो सकता है कई सालों तक एक ही रहे फिर फैले। तो अच्छा। ये ऐसी बीमारी है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। होता है। तो कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका 10 साल से विटिलिगो एक ही जगह रुका हुआ है अच्छा। और फैला ही नहीं। ओके। और कई बार ऐसे आते हैं जिनका 10 दिन में ही 10 जगह फैल गया। ओके। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, इट इज़ हम्म। हाईली अनप्रिडिक्टेबल। हमारा ट्रीटमेंट भी उसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस पेशेंट का विटिलिगो एक तो कौन से एरिया में है और किस तेजी से फैल रहा है और उसकी खुद की क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके। बहुत कुछ सोच समझ के ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। ठीक है। तो आप डर्मैट है, आपके पास इतने सारे केसेस आते होंगे, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें विटिलिगो ज़्यादा फैलता हाँ, है? बिल्कुल है। तो मान लीजिए कि 100 लोगों को विटिलिगो हुआ, हुँ, हुँ। तो उनमें से 50 ऐसे होंगे जिनकी एज 20 से कम होगी। यानी मोर ओके। देन 50% केसेस तो 20 से कम वाले होंगे। अच्छा। 20 से 30 की एज ग्रुप वाले 25 और होंगे। हुँ, हुँ। बाकी बचे 25-30 से ऊपर वाले में कहीं भी हो सकते हैं। तो यंग एज में ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हो किसी भी एज में सकता है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। 80-90 साल के बुजुर्ग में भी हमने स्टार्ट होता हुआ देखा है इसे। अच्छा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। न्यू बॉर्न के 2-4 दिन बाद, महीने बाद भी ये स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। तो कोई रूल नहीं है। तो यंग एजेस में मतलब ये केसेस ज़्यादा जो कॉमन हैं है, ज़्यादा कॉमन ज़्यादा है। कॉमन है। तो अगर यंग एज के कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि अभी तो उनके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इस तरह का बिल्कुल अगर है। उन्हें देखिए है, लेकिन प्रॉब्लम हो गई इसीलिए है। इसमें इमोशनल सपोर्ट, हुँ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। और सबसे ज़रूरी है टाइम पे ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट करेक्ट। शुरू करना। हुँ। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी 3-4 जगह धक्के खा के आता है कि कहीं से, मतलब अब मैं मिथ्स जो है हमारे हुँ, इंडिया हुँ, में कि हुँ। झाड़ा-फूकी करा ली या कुछ करा लिया या कुछ किसी के पास चले गए जिन्होंने हुँ। बोल दिया कि नहीं मैं कर दूँगा, और उस चक्कर में पेशेंट बहुत लेट आता है। होता है, बिल्कुल। तो अगर ऐसा ना हो तो बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। ओके। तो अगर अर्ली स्टेजेस में विटिलिगो पकड़ लिया जाए तो कितने चांसेस है कि पूरी तरह से ठीक हो सकता है? देखिए लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में पाया गया है कि जिनका विटिलिगो हुँ, हुँ। फेस पे और नेक पे हो, ठीक वो है। बहुत ईज़ी माना जाता है, होंठ के अलावा। होंठ अच्छा, मुश्किल है। ठीक है। ऐसे में तो अगर 100 लोगों का इलाज पहले 6 महीने 1 साल में शुरू हो जाए तो हुँ। मोर देन 80 टू 90% केसेज़ अगले 1 साल में ठीक हो जाते हैं। ओके। अगर विटिलिगो बाकी बॉडी में है भी हुँ, और उसका एक फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट है जो हम डिस्कस हुँ, करेंगे, हुँ। तो उस एक स्टडी हुई थी लॉन्ग टर्म जिसमें पाया गया कि जिन्होंने भी 9 मंथ्स टू 1 ईयर फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया, हुँ, हुँ। उनमें से 60% तो ऐसे लोग थे जिनका मोर देन 75% ठीक हो चुका था। अच्छा। तो और भी ऐसे होंगे जिनका ठीक हुआ होगा पर 75% नहीं हुआ हुँ, होगा, हुँ। लेकिन इतना अच्छा सक्सेस रेट है अगर कोई टिक के इलाज कर ले तो। हुँ। पर साइंटिफिक ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। In our population still people don't believe in एलोपैथिक मेडिसिन्स फॉर विटिलिगो। हाँ, उनको तो अभी भी दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नहीं इसका तो एलोपैथिक इलाज ही नहीं है, नहीं है। हुँ, और वो हमारे बिल्कुल, पास आते-आते लेट हो जाते हैं। जबकि करेक्ट है। सबसे फास्ट रिसर्च किस में हो रही है, नई एलोपैथी में। मेडिसिन्स किस में आ रही हैं, हुँ, नया अप्रूवल्स कहाँ आ रहा है। एलोपैथी में। तो आपको एक बार को ट्रस्ट करना चाहिए और ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो भी आपके एरिया में डर्मेटोलॉजिस्ट आपको लगे या आपको कहीं पढ़ने में आए कि ये विटिलिगो के लिए इनके पास ज़्यादा नॉलेज है और इनके पास इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि फेस पर या नेक पर अगर विटिलिगो होता है तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा ईज़ी है रादर देन अलग-अलग बॉडी नहीं, कई पार्ट्स एरिया पे। ज़्यादातर एरियाज़ का ईज़ी है। ईज़ी मैं है। मुश्किल एरियाज़ बता देता हूँ। हाँ, मुश्किल एरियाज़ में होते हैं एक तो पाम, हाँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। उससे थोड़ा कम मुश्किल होता है हमारा फिंगर्स, इंक्लूडिंग सोल एंड टोज़ का फिंगर्स दोनों। यानी टोज़। इसके अलावा तीसरा होता है होंठ। हुँ, इसके अलावा कोहनी ठीक है। और घुटने यानी जो रगड़ वाले एरियाज़ हैं हुँ, और जो हड्डी वाले एरियाज़ हैं, हुँ, ये मुश्किल है, और ये मोटी स्किन वाला एरिया मुश्किल है। मुश्किल है। बाकी ज़्यादातर एरियाज़ बहुत ईज़ी हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आए हैं जिसको 10-15 साल से वो अलग-अलग ट्रीटमेंट करा रहे थे। हुँ, हुँ, उनका पूरी बॉडी में विटिलिगो था। ओके। ऑलमोस्ट 40-50% उनका विटिलिगो था। हुँ, हुँ, लेकिन जब हमने उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया, जिसमें फोटोथेरेपी एक ट्रीटमेंट होता है जो मैं अब डिस्कस करना चाह रहा हूँ हुँ, बार-बार। हुँ, तो जब हमने वो ट्रीटमेंट किया तो उनका बहुत तेज़ी से 6 से 9 महीने में ड्रामेटिक चेंज आया। ओके। केवल उनके ये एरिया और ये एरिया बच गए, बाकी ऑलमोस्ट ठीक हो गया। मतलब वी हैव वेरी बिफोर आफ्टर्स आल्सो, जो ऑब्वियसली ऐसे में दिखाना नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, बट हैं हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स जिसमें बहुत ड्रामेटिक चेंज आता है, तो पेशेंट खुद हैरान हो जाते हैं कि मैंने 13 साल तक अब तक इसका ऐसा इलाज क्यों नहीं क्यों नहीं कराया? कराया? बिल्कुल। जो मैं 1 साल में इतना ड्रामेटिक, तो मैं तब कराता तो क्या पता मेरा यहाँ आता ही ना। हुँ, बट वही है कि आपको इसीलिए समय पे ट्रीटमेंट शुरू करना ज़रूरी है, जो मैं बार-बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। ट्रीटमेंट पर ही बात कर लेते हैं। जैसे जी, आपने कहा कि इसका एक ट्रीटमेंट है दैट इज़ फोटोथेरेपी। जी। क्या होती है फोटोथेरेपी और विटिलिगो में कैसे शुरू की जाती है? फोटोथेरेपी
नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बी लाइट से की जाती है। ठीक है। सो विटिलिगो में बहुत पहले से पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं धूप दिखाने वाली दवाइयों से पेशेंट ठीक हो जाते थे। तो फिर उस पर स्टडी की गई कि ऐसा क्या होता है उस धूप में। हम्म, तो देखा गया कि अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंस होती हैं ठीक। जो इसमें हेल्प करती हैं। हम्म, उसमें भी अल्ट्रा वायलेट बी बहुत ज़्यादा सेफ है क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में भी कैंसर का कोई रिस्क नहीं पाया गया। ओके। जो यूएसए है, अमेरिका है, जहाँ के पॉपुलेशन में ऑलरेडी स्किन कैंसर का रिस्क बहुत हाई है, हम्म, बहुत ज़्यादा हाई है। हम्म, वहाँ पे भी जब ये स्टडीज़ की गई तो देखा गया कि उस पॉपुलेशन में भी नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बी करने पे, लंबे समय करने पे भी, कई साल करने पे भी स्किन कैंसर का रिस्क उन पेशेंट्स में नहीं बढ़ा। तो इंडिया में तो वैसे ही स्किन कैंसर बहुत कॉमन, बहुत अनकॉमन है। तो हमें तो बहुत इजीली करना चाहिए नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बी ट्रीटमेंट। अब मान लो किसी के बहुत ज़्यादा पैचेस हैं, हाँ। इंटरनल पैचेस हैं, आप उसको नहीं बोल सकते कि भाई तू धूप पे खड़े हो जाओ। हम्म, अब वो इंटरनल एरिया खोल के धूप में नहीं खड़ा हो सकता, इट इज़ अ बिट ट्रबलसम फॉर देम। प्लस ऑफिस गोइंग पीपल हैं, 9 to 5 की जॉब है, धूप कैसे दिखाएंगे? हाँ। और दिन में 2-2 3-3 मतलब हफ्ते में 2-3 बार धूप दिखाना इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। हम्म, प्लस धूप को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आजकल पॉल्यूशन इतना है, हाँ। तो धूप अच्छे से आ ही नहीं रही है। हम्म, कभी रेनी सीजन है, कभी ज़्यादा गर्मी है। हम्म, पर अल्ट्रावायलेट बी जो एक चेंबर होता है, हम्म, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब बंदा एसी वाले रूम में जाएगा, वहाँ वो चेंबर में शांति से खड़ा होगा, चारों तरफ से उसे अल्ट्रावायलेट बी लाइट मिलेगी जो बॉडी के सारे एरियाज में उसे मिल जाएगी। तो ऐसे में उसके नए पैचेस आना भी रुकते जाएंगे और उसके पुराने पैचेस ठीक भी होते जाएंगे। उसका कोई लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं। केवल थोड़ी बहुत टैनिंग आती है जो टेम्प्रेरी है। तो जब भी वो ट्रीटमेंट बंद होगा वो टैनिंग रिवर्स हो जाती है ठीक है। और उससे उसकी खाने और लगाने की दवाइयों पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। ओके। तो ये पेशेंट, ये ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको बॉडी में कई जगह विटिलिगो है, जगह जगह कई जगह है, और वो कह रहे हैं कि हम हर जगह इलाज कैसे करें, हम हर जगह लगाने की दवाई कैसे लगाएं, जो बहुत सालों से खाने की दवाइयों पर डिपेंडेंट हैं। तो इट इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। Any patient who has vitiligo should always consider this treatment early in the course, because sometimes patient बहुत लेट आ पाते हैं हमारे हाँ। पास, तब उनको और हमको दोनों को लगता है कि काश ये पहले शुरू हुआ होता। ओके। तो जो भी विटिलिगो के पेशेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें फोटोथेरेपी की प्रोसेस को समझना हो कि एग्जैक्टली होता कैसे है, कितने टाइम ड्यूरेशन में जी, कंप्लीट होता है, तो तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन फोटोथेरेपी, करिए। अब मान लीजिए किसी के निशान 2-4 ही हैं, हम्म, तो और वो धूप नहीं दिखा पा रहा ठीक है। या उसको धूप से आराम नहीं आ रहा, हम्म, तो ऐसे में एक छोटी मशीन भी आती है जो घर पे पेशेंट खरीद सकता है। अच्छा। फोटोथेरेपी के ओके। लैंप्स आते हैं। मान लो लैंप नहीं अफोर्ड कर पा रहा, जो 10 से 15 हज़ार के बीच में आते हैं, तो उससे ज़्यादा एडवांस मशीन होती है लेज़र, जो आती तो 3 से 5 लाख की है, पर वो हम अपने क्लिनिक में रखते हैं और उस पेशेंट के स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ जहाँ उसके वाइट स्पॉट है। ठीक है। वो कुछ सेकंड्स का होता है हर स्पॉट पे, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है, कुछ मिनट तक ले जाया जाता है बस। और पेशेंट को हफ्ते में 2 से 3 बार आना होता है। उसमें डॉक्टर के क्लिनिक में जो असिस्टेंट्स होते हैं वही कर लेते हैं उस ट्रीटमेंट को, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी इजी ट्रीटमेंट। ओके। तीसरा होता है, अगर किसी के बहुत ज़्यादा फैला हुआ है विटिलिगो, तो वो जगह-जगह लैंप दिखाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो उसके लिए चेंबर्स होते हैं जिसमें कई सारी लाइट्स होती हैं, नॉर्मल ट्यूब लाइट्स, बस वो अल्ट्रावायलेट बी लाइट्स होती हैं। अच्छा। मान लो 16 लाइट्स, 24 लाइट, जैसे हमारे पास चेंबर है उसमें 24 लाइट्स हैं, हम्म, हाईएस्ट है ये, इससे ऊपर नहीं आता है। हम्म, तो 24 लाइट्स वाला जो चेंबर है वो बड़ा सा चेंबर होता है, उसके लिए एक स्पेशल रूम डेडिकेट करना पड़ता है। और पेशेंट जब आएगा, जो भी टेक्नीशियन होगा वो उसमें एनर्जी सेट कर देगा, फॉर एग्जांपल 1 मिनट, तो वो 1 मिनट उस चेंबर के अंदर रहेगा, जिसमें वो अपना मोबाइल पे गाने सुन सकता है, देख नहीं सकता मोबाइल को, क्योंकि उसमें आइज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए गॉगल्स लगाए जाते हैं और आइज़ क्लोज़ करनी होती है। ओके। बाकी नॉर्मल खड़े रहेगा पेशेंट, उसे कोई दर्द नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगी, और वो 1 मिनट बाद चेंबर से जब वो सायरन बज जाएगा कि आपकी थेरेपी कंप्लीट हो गई है, वो बाहर आ जाएगा। उस रूम में, जो वो क्लोज़्ड रूम है, जिसको वो पहले ही अंदर से बंद कर चुका होगा, अपने कपड़े चेंज करके वापस चला जाएगा। तो ओके। इस तरह धीरे-धीरे एनर्जी बढ़ाई जाती है, जो मैक्सिमम 10-12 मिनट तक जाना पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया, जिस स्टडीज़ हुई थी उनमें पाया गया कि जो पेशेंट हफ्ते में 2 से 3 बार ये थेरेपी लेते रहें, 6 से 9 महीना थेरेपी लें, तो मोर देन 60% पेशेंट में मोर देन 75% रीपिगमेंटेशन हो जाता है। अच्छा। सो कुछ पेशेंट्स पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, कुछ का 80%, कुछ का 90%, तो इस तरह से रिकवर होते हैं मोस्टली पेशेंट्स। 80% चांसेस होते हैं कि वो पूरी तरह से रिकवर 70% चांसेस होते हैं कि वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएं, जाएं। खासकर अगर उनके होठ, हाथ पैर अफेक्टेड ना हो ना तो। हो तो। इन ओके। एरियाज में चांसेस कम होते हैं। कितना ड्यूरेशन लगता है इस फोटोथेरेपी में टोटल? टोटल ड्यूरेशन भाई 1 से 10 मिनट का टाइम है। शुरू में 1 मिनट, फिर धीरे-धीरे 10 मिनट तक जाया जाता है। और और 6 से 9 महीने आपको आना है, हफ्ते में 2 6 से से 3 9 बार महीने। आना है, डिपेंडिंग अपॉन किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का 3 महीने में हो जाता है, किसी का 6 महीने में, किसी का 9 महीने में। किसी-किसी का बहुत ही पुराना, बहुत ही फैला हुआ केस है तो उसको और टाइम लग जाता है। तो अगर एक बार जैसे फोटोथेरेपी शुरू हो गई, उन्होंने ट्रीटमेंट अपना करा लिया,
पूरी हम्म। तरह से रिकवर हो जाता है विटिलिगो या मान चांसेस लो होते हैं आप, फिर वो आने तो के? सबका अलग अलग केस है। अब मान ओके। लो कोई पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो गया, हम्म। तो हम फोटोथेरेपी को धीरे धीरे हटाते हैं। ठीक है। कई पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग स्टेबल रहते हैं, कुछ हम्म। पेशेंट्स का 5-10 साल बाद, 2-4 साल बाद रीस्टार्ट हो सकता है। दैट इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। ओके। जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारी है, बीमारी है। तो वही है ना, कुछ लोगों का थायराइड ठीक रहा, बहुत साल तक ठीक रहा, हम्म। लेकिन अचानक से फिर से बढ़ गया। से बढ़ गया। बट ऐसा नहीं है कि आप इस नेगेटिव अप्रोच से ट्रीटमेंट करोगे, हम्म। क्योंकि ऐसे बहुत कम पेशेंट होते हाँ। हैं। ज़्यादातर पेशेंट ठीक रहते हैं तो ठीक ही रहते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास कि मेरी एक पेशेंट ने मुझसे 7 साल पहले, जब मैं दिल्ली आया ही था, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, ठीक है। वो रिकवर हो गई। उसके बाद उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर जब वो मेरे क्लिनिक में मुझे दिखाने आई अपने हस्बैंड को किसी और चीज़ के लिए, तो वो मुझे आके यही बोली अंदर कि उनको मत बताना कि मुझे बस सफ़ेद दाग था, अब तो मेरा अच्छा। ठीक है। तो दे डोंट नो दैट आई हैड दिस थिंग। सो ओके। इट वाज 7 years आफ्टर दैट शी केम टू मी, हम्म। एंड शी नो कि मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा। हम्म। सो शी वांटेड कि ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि वो सुन ना ले। हाँ। तो हैपेंस। तो ऐसा है कि यानी वो 7 साल तक ठीक चल रही ठीक थी, चल और रही ऐसे थी। और पेशेंट्स भी हैं। सो यस, ठीक होने के चांस बहुत अच्छे होते बहुत हैं। अच्छा होता है, बिल्कुल। फोटोथेरेपी तो एक ट्रीटमेंट आपने बताया, इसके अलावा आपने कहा कई बार लगाने और खाने की भी बिल्कुल दवाइयाँ बिल्कुल होती है बिल्कुल विटिलिगो में, बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में बताइए? तो अगर कोई पेशेंट है जिसके आया और उसके इक्का दुक्का पैचेस ही हैं, हुँ। तो जनरली ऐसे पेशेंट्स को हम खाने की दवाइयाँ बहुत कम देते हैं, और लगाने की दवाइयाँ, धूप दिखाने वाली दवाइयाँ या लैम्प ट्रीटमेंट बता देते हैं। बता। लगाने की दवाइयों में टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं और टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स और जैक इनहिबिटर्स होते हैं, ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट ईमानदारी से स्किन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो हुँ। उसे इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत ईजिली मैनेज कर लेंगे और उनका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं आने देंगे। ओके। अगर किसी के बहुत तेज़ी से फैल रही है बीमारी, हुँ। तो ऐसे में शुरू में कुछ दिन के लिए स्टेरॉइड्स पे डालना पड़ता है, खाने की स्टेरॉइड्स पे, और फिर उसको नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स पे शिफ्ट किया जाता है। अब स्टेरॉइड्स का नाम सुनते ही पेशेंट डर जाते हैं, उनको लगता है कि अरे इससे तो बहुत साइड इफेक्ट हो जाएगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। तो स्टेरॉइड्स बनी है, दवाई तो किसी कारण से बनी है, क्योंकि वो इनिशियली बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती हैं। हाँ। तो एक बार को बीमारी को रोक लिया स्टेरॉइड से, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पेशेंट को स्टेरॉइड पे ही डाले रखेंगे। हुँ। हम जैसे ही बीमारी थोड़ी भी स्टेबल हुई, हम उसको स्टेरॉइड से हटाना शुरू करके नॉन स्टेरॉयडल ऑप्शंस जो होते स्लो हैं पर लॉन्ग टर्म में होते ज़्यादा सेफ हैं, ओके। उन पे शिफ्ट कर देते हैं, और पेशेंट की स्टेबिलिटी ईजिली मेंटेन होती है, क्योंकि हमारा पहला एम ये है कि नए सफ़ेद दाग आने से रुकें। रोकना है। हुँ। हम दवाइयाँ लगाने की दे रहे हैं, मान लो उस निशान पे तो ठीक हो रहा है, लेकिन नए आते जा रहे हैं। हुँ। सो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ न्यू व्हाइट स्पॉट रोकना। रोकना। तो उसके लिए शुरू में अगर थोड़ा अग्रेसिव होने भी पड़े, तो आप डॉक्टर्स को उनका डिसीजन लेने से ना रोकें। हुँ। प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस ज़रूर करें, बट अपने दिमाग में एक पॉजिटिव मेंटालिटी लेके चलें, सो दैट कि हम उसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आपको दे पाएँ। बिल्कुल। स्टेरॉइड्स की आपने बात की, तो इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? आपने भी वही पूछा जो पेशेंट पूछता है, आपने ये नहीं पूछा कि इफ़ेक्ट क्या हो सकते ठीक है, हैं। साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स दोनों बता तो दीजिए आप। बेनिफिट्स ये हैं कि बीमारी बहुत जल्दी रुक जाती है। हुँ। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब बीमारी रुकती है, तो लगाने खाने वाली दवाइयों का रिस्पॉन्स अपने आप जल्दी आने लगता है, और कुछ हद तक तो खाने वाले स्टेरॉइड से रीपिगमेंटेशन भी होने लगता है। अच्छा। कलर वापस भी आने लगता है, आने क्योंकि लगता है। ऑटो इम्यून बीमारी को हम रोक रहे हैं, हुँ। तो अंदर से कलर जो बन रहा है वो बन जाएगा वापस हुँ। से। हुँ। तो स्टेरॉइड्स के अगर हम डिस्कस करें साइड इफेक्ट्स की, तो अगर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड दिए जाएं, लॉन्ग जो टर्म एज़ इन कितने दिन के लॉन्ग लिए? टर्म मतलब 3 से 6 महीने या 9 महीने दिए जाएं, अच्छा। और बिना रुके दिए जाएं, हुँ। बीच बीच में उनको गैप ना दिया जाए, तो ही लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें एक साइड इफेक्ट होता है वेट गेन होना, हुँ। आगे जाके डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाना हाई होने का, या फिर आपके बॉडी में स्वेलिंग और स्ट्रेच मार्क्स आ जाना, और भी छोटे मोटे रिस्क हैं। लेकिन ये सारे रिस्क तभी हैं जब हम लंबे समय तक स्टेरॉइड देते रहें बिना रुके, ठीक है। जो कि जनरली आजकल एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर पेशेंट जाएगा जो वेल एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, तो वो ऐसा करेगा ही नहीं। हुँ। तो इसके बाद जो स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर बंद कर दी जाती है गोली, तो फिर वो से नॉर्मल हो जाता है बैक टू? अगर कोई बहुत ही लंबे समय खाया है पेशेंट की, उसके डायबिटीज इंड्यूस हो चुकी है, तो बात अलग है, वरना ज्यादातर जो थोड़ा बहुत स्वेलिंग वेलिंग बॉडी में आई है, वो सब तो चली जाती है। टेम्परेरी ओके। साइड इफेक्ट्स हैं ज्यादातर तो। फिर वो चली जाती है, जी। ओके। बेनिफिट्स की बात की आपने, साइड इफ़ेक्ट्स की बात की। तो एक तो आपने कहा कि फ़ोटोथेरेपी है, एक लगाने वाली और एक खाने फोटोथेरेपी, वाली लगाने वाली, फिर स्टेरॉइड्स, और फिर नॉन स्टेरॉइडल ऑप्शंस। मैं उनके ऑप्शंस। नाम ले देता हूँ। हुँ। हुँ। उसमें मीथोट्रेक्सेट होता है, साइक्लोस्पोरिन होता है, टोफासेटनिब होता है, एज़ाथाइप्रिन होता है। अब ये कुछ ज़्यादा ही मेडिकल डिस्कशन हो हाँ। जाएगा अगर मैंने सबके बारे में बताना शुरू कर दिया। हुँ। बट येस, ये लॉन्ग टर्म सेफर ऑप्शंस हैं, ओके। जिनको स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स कहा जाता है, जिससे हम पेशेंट को स्टेरॉइड से विड्रॉ भी कर सकें, और उसकी बीमारी को रोक भी सकें, और उसको लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट भी ना आए। पर इनके भी इंडिविजुअल साइड इफेक्ट्स को हम मॉनिटर करते रहते हैं बीच बीच में, वो
हमारी टेंशन है। ओके, वो फॉलो अप आई थिंक वो पेशेंट और फॉलो अप डॉक्टर का पेशेंट्स के होता हिसाब है। से हम ब्लड टेस्ट में देखते रहते हैं। ठीक है। विटिलिगो को अगर पहचानना हो तो अगर जैसे सिम्पटम्स आपने कहा कि पैचेस वगैरह होने लगते हैं, कई बार क्या होता है कि विटिलिगो पूरी बॉडी में ही फैल जाती है, तो स्किन का कलर ही पूरी तरह से वाइट हो जाता है। तो ऐसे में फिर ट्रीटमेंट क्या ज़्यादा हायर वैसे नहीं, चला फिर जाता ऐसे है? में ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर क्यों? किसी का मोर देन 80% विटिलिगो है हुँ, बॉडी में, तो हुँ। गाइडलाइन ये कहती है कि ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करके उनका एक तरीके से हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं और ओके। उनको मेंटली और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में रिकवरी के चांस बहुत कम है। अगर किसी का पूरा हाथ, पूरा ये एरिया वाइट हो चुका है, हाँ। तो जनरली ऐसे पेशेंट्स अगर मेरे पास साल में 1-2 आ भी जाते हैं, जो सोचते हैं कि इनके पास लोगों ने भेजा है कि इनके यहाँ से ठीक हुए हैं, तो इनसे इलाज करा लो। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें मना करना पड़ता है कि नहीं, आप मत शुरू करो, आप केवल और ज़्यादा परेशान रहोगे और 6 से 9 महीने बाद आपको यही लगेगा कि मेरा ये पूरा टाइम वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया। तो अगर मोर देन 80% विटिलिगो है, हुँ, हुँ। या आपके हैंड्स पूरी तरह वाइट हो चुके हैं और आपका लिप्स पूरे वाइट हैं, आपके पैर का एरिया पूरा वाइट है, तो ऐसे पेशेंट्स को उल्टा हम कहते हैं कि आपका जो एरिया फेस पे ज़्यादा डार्क दिख रहा है, जिससे हुँ। कि आपका फेस यूनिफॉर्म दिखे, आप उस एरिया को हम ब्लीचिंग क्रीम्स आती हैं डिफरेंट टाइप की, लेज़र्स आते हैं जो उनको हटाने में हेल्प करते हैं, वो उल्टा उनको हेल्प करते हैं, जिससे कि एक यूनिफॉर्म कलर दिखे उनका। ओके। तो मतलब ऐसे पेशेंट्स को आप जनरलाइज एडवाइस नहीं विटिलिगो का करेंगे? गाइडलाइन ही ये कहती है कि ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए मोर देन 80% जिनका वाइट स्पॉट हो चुका है। ओके। 50 टू 70% वालों में हम इन्फॉर्म्ड अप्रोच लेते हैं कि क्या आप इतनी मेहनत करना चाहते हो हुँ। तो करो, लेकिन चांस कम है। लेकिन लेस देन 50% वालों में हम पूरी कोशिश करते हैं और रिकवरी भी अच्छी होती है। ओके। तो डॉक्टर जैसे अगर किसी का विटिलिगो पूरी तरीके से फैल गया है कई बार और बहुत सारे ऐसे केसेस मतलब जब हम इस पॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनका फिर बैक टू नॉर्मल भी हो जाता है कई बिल्कुल बार। है। देखिए, ऑटो इम्यून बीमारी है हाँ, अपने आप। अब ऑटो इम्यून का मतलब है हाँ, हमारी इम्यूनिटी तो हमारा नुकसान कर रही थी, कर रही अब थी। उसका मन नहीं कर रहा नुकसान करने का, उसकी मर्जी। अच्छा, तो बिल्कुल हो सकता है। तो वापस से तो सही भी हो सकते हैं इंसान। इसका एक एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक पेशेंट थी जिसका मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। हुँ, हुँ। हम बहुत दवाइयाँ दे रहे थे कि उसकी विटिलिगो रुक तो गया पर रिकवरी नहीं हो रही थी। ओके। तो फिर हमने सब कुछ करा, सारे ऑप्शन दिए। हुँ। हमने उसकी सर्जरी भी कर दी, जो कि एक ट्रीटमेंट होता है जब पेशेंट का विटिलिगो स्टेबल रहे। अच्छा, उसके कई निशान सर्जरी से ठीक हुए, लेकिन कुछ निशान फिर भी रह गए। ठीक है। फिर वो लॉस्ट टू फॉलो अप, मतलब मेरे पास बहुत टाइम तक नहीं आई। नहीं है। फिर जब वो मेरे पास 6 महीने 9 महीने बाद आई, तो उसने बोला कि मेरे जो निशान बच गए थे ना, जिनके हम सर्जरी नहीं कर पाए थे, वो तो अपने आप ठीक हो गए, खुद ही ठीक हो खुद गए। ही ठीक हो गए और अब ओके। मेरा पूरा ठीक है। सो आते हैं ऐसे पेशेंट, कम आते हैं लेकिन आते हैं। हाँ। और गॉड इज ऑलवेज देयर, तो कुछ तो होता एग्ज़ैक्टली। ही होगा ना। बिल्कुल। तो हुँ, जैसे इसमें मोस्टली तो पिगमेंटेशन ही होता है। तो हुँ, इसमें फिर जो विटामिन्स वगैरह होते हैं, जो बॉडी हुँ। के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका कितना रोल है? क्योंकि कहा जाता है बहुत ज़्यादा विटामिन रोल ए, ई, नहीं बी12 है, बहुत नहीं है। ज़्यादा रोल नहीं है। ओके। ठीक है, अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है, हुँ, हुँ। तो आप विटामिन्स लेंगे, तो ऑब्वियसली उससे आपका ओवरऑल बॉडी का इम्यून प्रोसेस बेटर होगा। ओके। पर ऐसा कोई डायरेक्ट स्टडी आज तक किसी विटामिन के लिए नहीं मिली है कि ये विटामिन दो तो ठीक हो जाए। अच्छा। एक होता है कि हमने एक कॉकटेल दे दिया अलग-अलग विटामिन्स का, क्योंकि पेशेंट को एज़ अ हेल्थ सपोर्ट कर रहा है वो। हुँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उस हेल्थ सपोर्ट से विटिलिगो के ठीक होने के चांस बढ़ जाएँगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में ऐसा नहीं पाया गया है। ठीक। आजकल हर चीज़ के लिए सप्लीमेंट्स तो होते ही हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन क्या उनका लॉन्ग टर्म साइंटिफिक स्टडी में रोल है, वो बताना मेरी ड्यूटी है। डॉक्टर अभी तक हमने विटिलिगो के जितने भी एस्पेक्ट्स पर बात की, उसमें से आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सेशन में डिस्कस करना दैट इज़ टैबू। हमारी सोसाइटी में विटिलिगो को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मिथ्स हैं, टैबू है। जिन लोगों को विटिलिगो हो जाता है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आप कुछ ऐसे हमें सेलिब्रिटीज़ के नाम बता सकते हैं या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ओपनली हमारे सामने आकर के बात की है, एक्सेप्ट किया है कि उनको विटिलिगो है, उसके बावजूद भी वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ताकि जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है उनको एक छोटा-सा थोड़ा बहुत भी इमोशनल मेंटल सपोर्ट मिल सके? बिल्कुल है जी। अभी आजकल की बात करें तो एक एक्टर हैं जो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, विजय वर्मा। हाँ, तो उनको विटिलिगो है, उन्होंने ये सब जगह एक्सेप्ट भी किया उन्हें ओके। विटिलिगो है, और वो कहते हैं कि मैं केवल अपनी जब मूवीज़ की शूट कर रहा होता हूँ, हुँ, हुँ। तब मैं इसको कंसील करता हूँ, कंसीलर से, जिससे कि लोगों का ध्यान मेरी एक्टिंग पे रहे, वो हाँ, लोगों का ध्यान व्हाइट स्पॉट पे ना रहे। अच्छा, पर जब मैं नॉर्मल पब्लिक इवेंट्स में होता हूँ, तो मैं इसको कंसील नहीं करता हूँ, सो दैट लोग इसकी अवेयरनेस भी बढ़े कि हाँ भाई, बढ़ेगी। मुझे विटिलिगो है, हुँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उनका कि जब वो नॉर्मल पब्लिक इवेंट्स में है या कहीं भी है, तो वो इसको कंसील जानबूझ के नहीं कर रहे, सो दैट कि लोगों में अवेयरनेस फैले इसके लिए। हुँ, और दूसरा, मूवीज़ में सिर्फ इसलिए कंसील कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान उस पे ना रहे, उनकी एक्टिंग पे रहे। एक्टिंग पे रहे, सो आई एग्ज़ैक्टली। थिंक येस, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में
आगे बढ़ते समय इस पे ध्यान नहीं देना है। आपने अपने स्टडीज पे, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उस पे ध्यान देना है। और अगर आपके साथ कोई इसके लिए डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वो उसका मेंटल प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उन्हें भी विटिलिगो है, वो जो अच्छा। उनकी पूरी स्किन में ही अब वो डेवलप हो चुका है। अच्छा। उन्होंने भी ओपनली इस बारे में काफी ज्यादा बातचीत की है, बहुत ही हाँ। अवेयरनेस क्रिएट किया है। अच्छा। तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों की नीड माइकल है इस जैक्सन वक्त। इज वन हाँ। ऑफ द पर्संस जिनको लोगों को लगता है कि उन्होंने सर्जरी करा के वाइट हो गए थे। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, उनको विटिलिगो था। ओके। फिर उनको लगा कि जब पैची पैची विटिलिगो है तो वो जनरलाइज्ड करा लिया उन्होंने उसको, जो कि लेजर ट्रीटमेंट्स और अलग तरह तरह की ब्लीचिंग क्रीम्स आती थी। ठीक है। तो उनको विटिलिगो था और उन्होंने ये कई जगह एक्सेप्ट भी किया था। बिल्कुल। और आई थिंक विटिलिगो को लेकर के सिर्फ ऐसे ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत किया जाता है कि अगर हम इसके साथ खा लेंगे, इनको बिल्कुल, छू तो देंगे, वही तो मैं हैंडशेक समझा कर रहा था लेंगे कि तो ऐसा हमें भी कुछ भी फैल नहीं जाएगा है। ये। तो इसीलिए हमने अपने क्लिनिक में रूल बनाया है कि पेशेंट्स के साथ कोई मतलब भेदभाव ना हो। भेदभाव ना हो। और उसके लिए मेरे स्टाफ को भी ट्रेन किया गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कभी भी उनको ये फील हो हाँ। कि अगर जहाँ वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो नॉर्मल पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली। फिर। तो ऐसे लोगों में अपने करियर को लेकर के, शादी, बच्चे, इन सबको लेकर के भी देखिए टेंशन बहुत ज्यादा होता है, रहता है। प्रॉब्लम तो होता ही है क्योंकि अभी भी हमारी मेंटालिटी। और बड़ी अजीब बात है कि हमारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि अरे ये तो फीमेल चाइल्ड है, इसका तो कुछ जल्दी कर दो। सर मैंने कहा मेल चाइल्ड होता तो उसका क्यों नहीं करते जल्दी। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब कि डॉक्टर तो यही चाहता है कि उसका पेशेंट जिस भी बीमारी को लेकर आया है वो ठीक हो। बिल्कुल। पर अगर आप उस चीज का दिमाग में स्ट्रेस ज्यादा रखोगे और या उस बच्चे को भी ज्यादा स्ट्रेस दोगे कि नहीं ये तेरे को एक बीमारी है, तो वो स्ट्रेस से हर बीमारी बढ़ती है। करेक्ट। सारी ऑटो इम्यून बीमारियां स्ट्रेस से बढ़ती हैं। बल्कि कई बार हमने पेशेंट्स ने ऑब्जर्व किया है कि उनका विटिलिगो ठीक चल रहा था, उनकी जॉब में या मैरिड लाइफ में या स्टडी लाइफ में कोई स्ट्रेस आया और उनसे विटिलिगो बढ़ गया उनका। अच्छा। तो स्ट्रेस इस बीमारी को बढ़ा भी सकता है। और अगर आप किसी से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस दे रहे हो उसको। सो स्ट्रेस लेना और देना गलत बात है। गलत बात है, बिल्कुल। और ऐसा तो है नहीं कि छूने से फैल रहा है या खाने से बिल्कुल भी फैल रहा है, नहीं है। साथ बैठने से फैल बिल्कुल भी रहा नहीं है। है। तो ऐसे बिल्कुल लोगों भी को नहीं है। हमें और प्रमोट करना प्रमोट चाहिए करना उनको। चाहिए। और तो ये पॉडकास्ट जो हाँ। हो रहे हैं इनका हम पेशेंट को इससे ठीक नहीं कर पाएंगे, हाँ। लेकिन एटलीस्ट एक अवेयरनेस फैला पाएंगे कि ऐसे लोगों से डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाए बिल्कुल। और वो सही जगह जाके सही टाइम पे इलाज शुरू करा पाए अपना। बिल्कुल। इसके बारे में भी बताइए कि अगर किसी को विटिलिगो है, उनको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो सही समय पर ट्रीटमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, और बहुत इसमें ज्यादा जरूरी सर्जरी है। की जो रोल है, सर्जरी का रोल है, वो कब आता है? देखिए, पहली बात, सही टाइम पे ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है कि जैसा मैंने बोला कि मुश्किल एरियाज होते हैं विटिलिगो के। पेशेंट जब हमारे पास आया, हो सकता है जब स्टार्ट हुआ हो तो फेस से या नेक से हुआ हो, ठीक है। तो इसका मतलब वो इजी एरिया था। हाँ। लेकिन अगर पेशेंट ने उसको बढ़ने दिया और वो मुश्किल एरिया में आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका इलाज करना। तो हमारा पहला ट्रीटमेंट है नए निशान आने से रोकना, जिससे कि हम इजी एरिया में ही उसको कन्फाइन करें और फिर धीरे धीरे उसे ठीक करते रहें। ठीक है। तो इसीलिए सही समय पे इलाज करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो फैले ना। दूसरा, अब मान लीजिए पेशेंट का लेट आया हमारे पास, मुश्किल एरिया में भी विटिलिगो हो चुका है, हमने ट्रीटमेंट करी, बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद कई जगह से ठीक हो गया, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो टस से मस नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो और हमने दवाइयां अपनी से स्टेबल कर रखा है पेशेंट को, अब नए निशान नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए पेशेंट स्टेबल है, उसे नए निशान नहीं आ रहे हैं, खाने की दवाइयां बंद हो चुकी हैं, नए निशान नहीं आ रहे हैं, पर पुराने कुछ ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो दीज पेशेंट्स आर कैंडिडेट्स फॉर सर्जरीज, नॉट दोज पेशेंट्स जिनका विटिलिगो फैल रहा है। अच्छा। क्योंकि ऐसे में सर्जरीज के रिजल्ट आएंगे नहीं। जहां हमने कलर पेशेंट्स की दूसरी जगह से लेके डाला भी है, वहां भी ऑटो इम्यून बीमारी उसके कलर को मार देगी। तो सिर्फ स्टेबल विटिलिगो वाले पेशेंट्स का ही सर्जरी किया जा सकता है। और स्टेबल का भी कोई ड्यूरेशन है? स्टेबल का ड्यूरेशन 6 से 9 महीने होता है। पहले 1 साल था, अब 6 से 9 महीने का ड्यूरेशन माना जाता है। और स्टेबल विटिलिगो को पेशेंट को अच्छे से समझा के, पेशेंट हड़बड़ी में होता है कि डॉक्टर सर्जरी कर दो, ये नहीं जा रहा, सर्जरी कर दो। तो बहुत जरूरी होता है कि आपकी स्टेबिलिटी का हम प्रॉपर वेट करें। हड़बड़ी में हम सर्जरी कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जहां से हम ग्राफ्ट लें वो एरिया भी वाइट हो जाए। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्जरी बहुत सोच समझ के की जाए और सर्जरी की टेक्निक, सर्जन की स्किल का भी ध्यान रखा जाए। तो अब सर्जिकल टेक्निक्स बहुत सारी हैं, वो मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहता, वो इंडिविजुअल पेशेंट के लिए अलग अलग डिसाइड करी जाती हैं। लेकिन यस, देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, जिनमें सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी होती है
मेलानोसाइट ट्रांसफर, जिसमें हम सेल्स को ही ट्रांसफर कर देते हैं, हम पूरी स्किन उठा के नहीं काट के लगाते, तो वो बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट आता है। तो उसका रिजल्ट ऐसा आता है जैसे दवाइयों ने ठीक किया हो, जैसे कभी व्हाइट स्पॉट था ही था नहीं। ही नहीं, ओके। तो जी, ये मतलब एक एडवांसमेंट है ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट है। विटिलिगो का। एडवांसमेंट तो हर फील्ड में है, तो इसमें भी है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा एडवांसमेंट है ये। एग्जैक्टली। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमने सब कुछ करा, लेकिन मान लो खास करके उनका ये एरिया, होठ का एरिया या प्राइवेट पार्ट्स का एरिया या निप्पल एरियोला का एरिया ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में कैमोफ्लाज भी कर सकते हैं। कैमोफ्लाज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंसीलर क्रीम्स, ओके, जो थोड़े वाटर रेजिस्टेंट क्रीम्स होती हैं, जो 3-4 दिन टिक जाती हैं, जो स्किन के कलर के साथ मैच की जाती हैं। उनके कई शेड्स आते हैं, मान लो 10-15 शेड्स आते हैं। हम उस पेशेंट में कई बार, पहली बार तो हम सारे शेड लगा के देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा है, फिर वो शेड वो रेगुलर खरीदता रहता है अपने होम यूज़ के लिए। और दूसरा तरीका होता है कि माइक्रो पिगमेंटेशन, मतलब माइक्रो टैटूइंग कर देना, जो टैटू आर्टिस्ट करते हैं या डॉक्टर्स भी करने लगे हैं आजकल, लेकिन उनके कलर्स को स्किन के साथ मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कई बार में एक बार पूरा मैचिंग नहीं होता, तो 2-3 सेशन करना पड़ता है। ओके, हालांकि वो भी स्टेबल विटिलिगो में ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर फैल रहा होगा तो आसपास का फिर वाइट लगेगा। हाँ, और दूसरा, वो करने से कई बार एग्जैक्ट मैचिंग नहीं हो पाती है स्किन के कलर की, तो जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो रह जाती है। और तीसरा, वो 1 से 2 साल बाद चली जाती है, खास करके अगर हाथ पैर में करो जो ज़्यादा धुल रहे हैं, हाँ, तो जल्दी भी चली जाती है। ओके, ठीक है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने विटिलिगो पर हर एस्पेक्ट पर बात की। हम बस चाहते हैं कि आप एक और चीज़ बताइए कि विटिलिगो अगर किसी को है तो उन्हें डू एंड डोंट्स किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या किस रीज़न से कई बार बढ़ भी सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें डूज में सबसे पहला डू है, इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। कराइए। दूसरा है कि आपको इसमें अपने दिमाग से मिथ्स हटाने हैं, दूसरे के दिमाग से हटे ना हटे, अपने दिमाग से मिथ्स हटाने हैं कि बिल्कुल। मुझे चुपचाप अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है, हम्म। और इस बीमारी को लेके कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, और जो लोग स्ट्रेस दे रहे हैं उनसे दूर रहना है। करेक्ट। और डोंट्स भी यही है कि आपने खाने पीने की चीज़ों के अवॉइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने नॉन मेडिकल पर्सन्स की बातों में नहीं आना है। जब भी राय लेनी है तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही लेनी है, नॉर्मल एमबीबीएस, नॉर्मल बीएमएस से भी नहीं लेनी है। ओके, ये वाला हटा देते हैं, हाँ, बीएमएस वाला नाराज हो जाएगा, करेक्ट, ठीक कट है ना, कर देंगे बाद में। कट कर देना। हम्म, तो आपने क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही राय लेनी है। नॉन मेडिकल पीपल या जो लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड होते हैं कि हमने इसको बहुत जगह ठीक किया हुआ है या कुछ हम ऐसा देते हैं, सो ऐसे लोगों से प्लीज़ आप राय ना लीजिए, ऐसे में आपका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। इसमें एक और मिथ के बारे में आई थिंक आप प्लीज़ बस्ट कर दीजिए कि डाइट से रिलेटेड इसका कितना रोल है, सन एक्सपोज़र से कितना रोल है, कि ऐसा तो कुछ है या नहीं है ऐसा विटिलिगो का? देखा गया है कि मान लो किसी को ऑलरेडी विटिलिगो था हाँ। और उसको सन बर्न हो जाए, मतलब कहीं वो घूमने गया और उसको सन बर्न हो गया, मतलब ओके। एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो गया, ठीक है। या उसको कोई खरोंच लग गई या उसको कोई चोट लग गई, हम्म, तो उस जगह पे व्हाइट स्पॉट फिर से शुरू हो सकता है, ओके। या कोई पुरानी चोट का निशान व्हाइट स्पॉट में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को चोट से, रगड़ से और सन बर्न से बचना चाहिए, लेकिन सन दोनों काम करता है, ट्रीटमेंट का भी काम करता है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट होता है हल्के सन एक्सपोजर वाला, और सन बर्न टाइप हो गया तो फिर उससे उसको बर्न हो सकता है, तो उससे उसको आगे जाके व्हाइट स्पॉट बढ़ भी सकते हैं। ओके। तो ये हो गया। दूसरा क्या पूछा आपने? डाइट से रिलेटेड। डाइट। डाइट का जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, आपने अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल पे ध्यान देनी है, क्योंकि जो हम दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को, उनके लिए ज़रूरी है कि आपका लिवर फिट रहे, आपका ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, जिससे कि दवाइयाँ आपको सूट भी ज़्यादा करें और काम भी ज़्यादा करें। पर एज सच डाइट का डायरेक्ट रोल विटिलिगो में नहीं है। ओके, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए जी। तो आई थिंक इस सेशन में हमने विटिलिगो पर काफ़ी अच्छी खासी डिटेल बातचीत की है। आपने बहुत सारे मिथ्स तोड़े, बताया भी इसके बारे में, सिम्टम समझाया, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। आई होप डॉक्टर यू एंजॉयड द सेशन। I definitely enjoyed the Thank session. you so And much. Most important, I want कि public should be more aware Exactly. about vitiligo, and they should not discriminate with people who have vitiligo. विटिलिगो एग्जैक्टली, इसीलिए हमने सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है। आपने सेलिब्रिटीज़ के नाम भी बताए जिन्होंने ओपनली आकर के इसके बारे में बातचीत की है, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके। इस सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के लोग ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करें, उन लोगों को सोसाइटी से अलग ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम किसी को भी कभी भी हो सकती है। अगर हुई है तो उसका इलाज जो है वो समय पर कराना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहें और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विटिलिगो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के डॉक्टर के ज़रिए आप तक जवाब पहुँचाने के। थैंक यू सो मच।